हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था युval नोहा हरारी का। इनकी बुक पढ़ी होगी आपने, द 21 लेसन्स ऑफ 21st सेंचुरी। सेपियंस सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट फेमस बुक है सेपियंस। तो इनका एक आर्टिकल आया था, व्हाट आर द लेसन्स वी हैव लर्न फ्रॉम द ईयर ऑफ कोविड। नाउ अभी तक जितने भी मैंने कोविड के पर्सनली आर्टिकल पढ़े हैं, उनमें से मुझे ये सबसे ज्यादा पॉजिटिव लगा और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगा। एंड आई थिंक दिस इज वन आर्टिकल जो अगर ऐसे का कोई क्वेश्चन आता है, या रेदर अगर आप कोविड का डिस्कशन भी कहीं पे करते हो, या जस्ट फॉर द नॉर्मल इंफॉर्मेशन ऑल्सो, आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल आई हैव रेड ऑन द कोविड एंड आई थॉट कि यू गाइज शुड ऑल्सो रीड इट। सो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। थोड़ा सा लंबा होगा, 15 मिनट के आसपास का। स्टे विद मी, बट वी विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे हमने ओम मुआ वाला बनाया था, काफी इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको। बट इसका कंटेंट बहुत अच्छा है, मतलब यू विल ऑटोमेटिकली स्टिक टू द स्क्रीन। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट दिस, राइट? ओके, मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_बुद्धा के नाम से सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो का PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। यू कैन लुक एट द कंटेंट ऑल्सो। द कंटेंट इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। ऐसे के लिए, मेन्स आंसर राइटिंग के लिए, लाइक फॉर द जनरल डिस्कशन, इट इज अमेजिंग आर्टिकल। सो पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि हम लोग कैसे समराइज करें कोविड ईयर को। एक अगर हम ब्रॉड एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे आज से 10 साल बाद कोविड को, तो हम कैसे समराइज करेंगे। तो उन्होंने बोला कि पहले तो लोग बिलीव नहीं करेंगे कि ऐसा कोई टेरिबल कोरोना वायरस आया था क्या। उसके बाद में मेनी पीपल विल लुक एट द डेटा एंड दिल सी कि ऐसा टेरिबल एक ऐसा कोरोना वायरस आया था जिसने पूरी ह्यूमैनिटी को ये दिखा दिया कि जो ह्यूमैनिटी की हेल्पलेसनेस है ना, इन द नेचर माइट की, तुम कितना भी टेक्नोलॉजी लेके आ जाओ, मार्स तक, मून तक पहुंच जाओ, लेकिन व्हेन द wrath ऑफ नेचर हैपन्स देन यू कैन नॉट स्टॉप इट। लेकिन इसके साथ में 2020 ने ये भी दिखाया कि ह्यूमैनिटी इज फार फ्रॉम हेल्पलेसनेस। ठीक है, हमने कोरोना को हराया नहीं है, लेकिन हमने हार भी नहीं मानी है। दोनों चीजें हुई है। एपिडेमिक अभी इतना बड़ा इशू नहीं रह गया है कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाए। जैसे कि आप ब्लैक प्लेग की अगर बात सुनोगे, अनकंट्रोलेबल थी, हमारे पास कोई मेथड्स नहीं थे, सोल्यूशंस नहीं थे, बस चल रही थी, लोग मर रहे थे। बट हियर साइंस हैव टर्न्ड दिस पेंडेमिक इनटू अ मैनेजेबल चैलेंज। कैसे मैनेजेबल चैलेंज में करा? देखो, पहले जब ऐसा प्लेग आया था, ब्लैक डेथ वाला, लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को लगता था अरे इन देवता का कर्स है, उन देवता का कर्स है, हमको नहीं पता क्या हुआ है, कैसे हुआ, कैसे स्टॉप करा जाए। 1918 के अंदर जो इन्फ्लुएंजा स्ट्रक हुआ था, बेस्ट साइंटिस्ट इन द वर्ल्ड कुड नॉट आइडेंटिफाई कौन सा डेडली वायरस है, कैसे उसको काउंटर मेजर करना है, क्या ऐसे इफेक्टिव मेथड्स लेके आने हैं, वैक्सीन्स बनानी है हमको, सब के सब बेकार हो गए, कुछ भी नहीं चला एंड इट वॉज अनकंट्रोलेबल। ठीक है, लेकिन ये कोविड-19 से बहुत अलग है। दिसंबर 2019 में जब पहली बार कोविड-19 की रिंग बेल आई थी, हमारे पास अलार्म आया था, चाइना में था, और हम लोग इंडिया में बैठे सोच रहे थे इंडिया में तो आएगा ही नहीं, इंडिया में हमको क्या टेंशन है, ये तो चाइना में है। फिर इटली में फैला, फ्रांस में फैला, फिर जब इंडिया में आया तब हमारी भी घंटी बजी कि अभी डेंजर आ गया है। जनवरी 10 तक साइंटिस्ट ने, मतलब देखो आप, वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गया, बात सही है, लेकिन दिसंबर 19 में जब आया तो इंस्टेंटली विद इन अ मंथ वुहान सिटी को तो उन्होंने ब्लॉक कर ही दिया। हालांकि फिर भी ये बाहर निकल गया। बट यू सी लाइक द मैनेजेबल अप्रोच, हालांकि फेल्ड मैनेजेबल अप्रोच थी बहुत सारी जगह पे। बट द पॉइंट इज कि ग्लोबलाइजेशन इतना बढ़ गया है ना, यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम मूविंग विदाउट अ वेरी सॉलिड रीजन। तो हालांकि मैनेज करना भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसे में साइंटिस्ट ने ना सिर्फ उस रिस्पॉन्सिबल वायरस को आइसोलेट कर दिया, बल्कि क्या जीनोम है उसका, क्या DNA है, कौन सा वायरस है, कौन सी उसका जेनेटिक का है, सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पब्लिक कर दी। और अराउंड द ग्लोब हर एक इंसान को, आज एक बहुत दूर रिमोटेड एरिया में ढाणी में बैठे हुए इंसान को पता है कि कोरोना क्या है। सो दिस इज जस्ट इन एन ईयर इज हैड हैपेंड, और उनको पता है कि कैसे फैलता है। कुछ महीनों में क्लियर हो गया कि कैसे ये बढ़ रहा है, तो हमने अकॉर्डिंगली मेजर ले लिए कि इसको कैसे स्लो करना है, चेन ऑफ इन्फेक्शंस को कैसे कंट्रोल करना है। विद इन अ ईयर वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, बहुत सारे अटेम्प्ट लिए गए वैक्सीन के लिए, और फाइनली वैक्सीन का मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, वैक्सीनेशन तक स्टार्ट हो गया है। एंड ह्यूमन हैव नेवर फेल्ट सो पावरफुल। ये जो वॉर बिटवीन पैथोजन एंड ह्यूमंस है, इसमें ह्यूमंस को इतना पावरफुल कभी नहीं लगा, एंड दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द साइंस वी हैव। एंड लेट्स कम टू दी
अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट कि जब हम लॉकडाउन में थे तब क्या हुआ। इमेजिन अ सिचुएशन, अगर आप 1918 के अंदर जब ब्लैक डेथ आई थी और तब लोगों को पता चलता कि ये स्प्रेड इन्फेक्शन से फैल रहा है और आपको बोला कि घर बैठ जाओ, घर से बाहर नहीं निकलना है 5 महीने, वुड यू हैव सर्वाइव्ड? वुड यू हैव सर्वाइव्ड? नो, वी वुड नॉट हैव। लेकिन अभी क्या हुआ है, ऑनलाइन की वजह से, डिजिटल इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से हमारी जो लाइफ है वो रुकी ही नहीं एक्चुअली, बस घर से निकलना बंद हो गया, लेकिन जिंदगी तो हमारी बिल्कुल भी नहीं रुकी। और ये जो अनप्रेसिडेंट अचीवमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है और ये जो कोविड ईयर है, इसको अंडरलाइन करा है द पावर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू। आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी की बात करें, हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। देखो, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पहले के जमाने में जब इंटरनेट नहीं था तब ह्यूमैनिटी इतना आसानी से पेंडेमिक्स को रोक नहीं पाती थी। और ये पॉसिबल भी नहीं था कि जैसे ये पर्सन एक्स है, ये एक्स कहाँ कहाँ गया है मुझे नहीं पता ना। ये इसने बोला, ये मान लो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गया हो, पर नहीं बताएगा तो हमको नहीं पता चलेगा। लेकिन अभी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप पता कर लोगे कि अपनी कितनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, कितने टाइम तक मिला था। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? जैसे साउथ कोरिया के अंदर, जापान के अंदर रियल टाइम एक भी इन्फेक्शन मिला, रियल टाइम मॉनिटरिंग हुई उसका डेटा लेके कहाँ कहाँ पे ये पर्सन गया है, वहां पे उसको डिसइंफेक्ट करा गया और उसको आइसोलेट करा गया। सो दिस इज द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी वी हैव। और जो इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ एक्सटेंडेड लॉकडाउन था वो भी बच गया। लोगों ने घर से काम करना स्टार्ट करा, बच्चों ने घर से एजुकेशन लेना स्टार्ट करा। 1918 में आप सोच भी नहीं सकते कि आप लोगों को क्वारंटीन कर दो, इकोनॉमी को लॉकडाउन कर दो। क्या कैन नॉट, यू कैन नॉट डू दिस। आप क्या उसके सिम्टम्स हैं, करियर कहाँ से कहाँ पे मूव हो रहा है, उसको ट्रेस भी नहीं कर पाते थे। तो फिर अगर आप एक पूरी एंटायर पॉपुलेशन को बोल दो कि घर पे रहना है, घर से बाहर नहीं निकले, घर से बाहर निकले तो पुलिस डंडे मारेगी, तो ऐसे में इकोनॉमी र्यून हो जाती, मास स्टारवेशन आ जाता, सोशल ब्रेकडाउन हो जाता। 2020 को डिजिटल सर्विलेंस ने बहुत इजी बना दिया है, चाहे वो डिजीज वेक्टर को मॉनिटर करना हो, पिन पॉइंट करना हो। जैसे कि अगर आप इस पर्टिकुलर एटीएम पे गए, आप कोविड पॉजिटिव थे, आप इस पर्टिकुलर एटीएम पे गए, आपने पैसे निकाले, फिर यहाँ से कोई आप इस ग्रोसरी शॉप पे जाए, यहाँ से आपने राशन खरीदा, नाउ दे हैव ट्रैक्ड। देखो डेंजरस है, वो प्राइवेसी में इंटरवीन कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है। तो यहाँ पे क्वारंटीन बहुत ही सेलेक्टिव और मोर इफेक्टिव हो गया है। एंड साथ ही में ऑटोमेशन इन इंटरनेट ने ये लॉकडाउन वाला जो पीरियड है ना, इसको इंटरेस्टिंग बना दिया। नेटफ्लिक्स के सारे सीरीज खत्म कर दिए हमने, अब हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या देखें, ठीक है, एटलीस्ट इन द डेवलप्ड कंट्रीज। आपको ऑफिस में आराम से काम हो रहा है, आप पजामे में बिल्कुल कंफर्टेबली अपना ऑफिस में कॉर्पोरेट वर्क कर रहे हो। अभी जब ऑफिस बुलाने की बारी आई है तो बहुत ही दिक्कत हो रही है। व्हाई दिस हैज हैपेंड? क्यों? क्योंकि डिजिटल ने हमारा जो सर्वाइवल था लॉकडाउन के अंदर वो बहुत इजी बना दिया था। नाउ डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर ह्यूमन एक्सपीरियंस को थोड़ा सा स्टिल रेमिनिसेंट ऑफ द पास्ट ब्लैक भी मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास देखो जो अफ्रीका हो गया या जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज हैं जिनके पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी स्मूथ नहीं है, जिनके पास जितने भी ऑफिसेज हैं उनमें आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते हो, तो वहां पे आपको मिलेगा कि अभी भी दिक्कत आ रही है, लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन इज चेंजिंग एवरीथिंग। एक एग्रीकल्चर का एग्जांपल लो, 1000 ऑफ ईयर ऑफ फूड प्रोडक्शन जो है वो ह्यूमन लेबर पे रिलाई करता है। 90% तक के जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं, लेकिन आज डेवलप्ड कंट्रीज में ये वो लंबा केस नहीं रहा है। वहाँ पे यूएसए के अंदर बड़े बड़े फार्म्स हैं, यहाँ पे कमर्शियल फार्मिंग होती है, लेकिन सिर्फ 1.5%, सिर्फ 1.5% लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली फार्म पे जाके खेती करते हैं, जो किसान कहलाते हैं। जैसे हमारे, आपको भारत में, आप किसी गांव में से निकलोगे तो आपको खेतों में बहुत सारे लोग काम करते दिखाएंगे, लेकिन यूएसए के अंदर आपको क्या दिखेगी? मशीन्स दिखेंगी। एंड स्टिल इवन दो सिर्फ 1.5% ऑफ द पीपल वर्क ऑन द फार्म, यूएसए अभी भी लीडिंग फूड एक्सपोर्टर है। रीजन क्या है? कि यहाँ पे फार्म वर्क होता है सारा मशीन से, मशीन्स बीमार नहीं पड़ती है, मशीन्स को लॉकडाउन नहीं चाहिए होता है। तो लॉकडाउन का फार्मिंग पे जो इम्पैक्ट हुआ है वो बहुत ही मिनिमल इम्पैक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट निग्लेजिबल इम्पैक्ट हुआ है। एक जब ब्लैक डेथ आई थी 1918 के अंदर, सोचो कि अगर जो गेहूं के या कोई भी खेत है, अगर उस वक्त उस खेत के अंदर जो काम कर रहे हैं लोग, उनको आप बोल देते कि आप घर पे रहो, जब हार्वेस्ट टाइम है आपको बाहर नहीं निकलना, लॉकडाउन है, लोग भूख से मर जाते, ठीक है। इफ यू टेल देम टू कम टू द फार्म एंड टू कम एंड हार्वेस्ट, वो इन्फेक्ट कर देंगे एक दूसरे को ना, तो क्या करें, अभी नहीं आ सकते आप। हाँ, तो अभी 2020 के अंदर इमेजिन करो, अगर आपको, जैसे यूएस डेवलप्ड कंट्री मैंने बताया कि मशीन के थ्रू फार्मिंग होती है, अगर हम उसमें इमेजिन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सारा का सारा जो जीपीएस गाइडेड कंबाइंड मशीन्स होती हैं वो हार्वेस्ट कर देंगे सारा फील्ड, और आपकी जो क्रॉप है वो आ जाएगी आपके पास। कोई चांस ऑफ इन्फेक्शन ही नहीं है और कोई चांस ऑफ लॉस भी नहीं है, स्टारवेशन तो होगा ही नहीं। सो
दिस इज हाउ द टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड अस। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन का क्या है? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? से बहुत सारे, आपने गेहूं बना लिया, ठीक है, खेती कर ली, तो अभी मान लो कि आपने दूर दूर रह के खेती भी कर ली, उसको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, उसको आप घर पे तो रख नहीं सकते हो, बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ट्रेडिंग होगी। तो टू फीड पीपल इट इज नॉट इनफ टू हार्वेस्ट ग्रेन हार्वेस्ट कर लिया, आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा किलोमीटर्स अवे। तो मतलब हिस्ट्री के अंदर ट्रेडिंग एक ऐसा पॉइंट है विच वो, देखो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको कभी किसी आर्टिकल में नहीं मिलेगा, मुझे पर्सनली कभी किसी आर्टिकल में नहीं मिला। दिस इज अ वेरी यूनिक पॉइंट जो हरारी ने यहाँ पे बोला है कि जब हम कोविड की बात करते हैं ना, हम बात करते हैं कि ये रुक गया वो रुक गया, यू डोंट सी कि व्हाट हैज चेंज्ड ओवर द ईयर्स। तो ट्रेड के अंदर पेंडेमिक को फैलाने में पुराने टाइम में जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तो इट वाज कंसिडर्ड टू बी द मेन विलन। कैसे? जो डेडली पैथोजेंस थे वो शिप पे, मान लो कि कोई एक है जो बीमार हो गया, जो इन्फेक्टेड है, या शिप पे कोई मटेरियल इन्फेक्टेड हो गया है, और वो जब मर्चेंट शिपमेंट्स और जो लॉन्ग डिस्टेंस कारवांस जाते थे अराउंड द वर्ल्ड, और वो अपने साथ में बीमारी लेके जाते थे, जैसे कि जो ब्लैक डेथ है, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें 1980s के अंदर, 1918 के अंदर, इट हिच हाइक्ड ऑन द फ्रॉम द ईस्ट एशिया से लेके ये मिडिल ईस्ट तक गया सिल्क रोड के थ्रू, फिर वहां पे एक जेनोसिस मर्चेंट शिप था, इसके थ्रू ये यूरोप में कैरी हुआ। देखो ईस्ट एशिया का तब तो था ही नहीं ना टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी ईस्ट एशिया का जो डेडली वायरस था इट वेंट टू दी यूरोप। कैसे? ट्रेडिंग के थ्रू। तो ट्रेड एक बहुत ही डेडली थ्रेट पजेस करता था, क्योंकि एवरी वेगन जो था उसको एक वेगनर चाहिए होता था। जैसे कि अगर आपने वो मूवी देखी है, वो जिसमें वो ऑक्टोपस फेस वाला होता है, टोटली स्लिप्ड माय माइंड व्हिच वाज द मूवी, ओशन वाला वो मूवी था, मे बी यू कैन रिकॉल। सो एनीवे, अगर आपको ध्यान है तो पुराने टाइम में शिप चलाने के लिए आपको एक पूरी सेना लगती थी, ठीक है, डजन्स ऑफ सेलर्स होते थे उसमें चलाने के लिए, बहुत सारे लोग काम करने के लिए होते थे। तो छोटे शिप्स बहुत क्राउडेड होते थे, तो वो दे वर द हॉटबेड ऑफ द डिजीज। जैसे 1582 के अंदर जो इंग्लिश मर्चेंट फ्लीट जाता था, 68,000 टन अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी है तो उसको 16,000 आदमी चाहिए थे उसको कैरी करने, उसको मैनेज करने के लिए। लेकिन 2020 के अंदर ग्लोबल ट्रेड एकदम आराम से स्मूथली जा सकता है, कोई उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है। लार्जली ऑटोमेटेड प्रेजेंट डे कंटेनर्स होते हैं। अभी आपने देखा होगा कि हम भी सारा IoT का यूज भी कर रहे हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग कि कंटेनर आया ऑटोमेटिकली, सारी मशीन है हमारे पास, कंटेनर्स को उसने खाली करा, उसके बाद उसको डिसइंफेक्ट करा और आपका सामान ट्रांसपोर्ट हो गया है। और ह्यूमन का जो प्रेजेंस है वो तो बहुत ही कम है। जैसे ओवरसील हांगकांग है, इनका जो 2 लाख टन का अगर कोई शिपमेंट है तो इसको मेंटेन करने के लिए सिर्फ 22 लोगों का क्रू चाहिए। और शिप इतना बड़ा होता है कि इस शिप के अंदर 22 लोग आराम से 22 फीट की दूरी पे आइसोलेटेड रह सकते हैं। तो जो क्रूज शिप्स है, ओके, आप बोलोगे कि थोड़ा ऐसा थोड़ी है कि शिप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के ही काम आता है। अच्छा देखो, आप बोलोगे कि क्रूज पे भी तो जाते हैं, सही बात है आपकी, लेकिन क्रूज ना एसेंशियल नहीं है ट्रेड के लिए। टूरिज्म आपके फन और एडवेंचर के लिए है, ट्रेड आपकी सर्वाइवल के लिए है, ठीक है। तो द टूरिस्ट हो गए या फिर एरोप्लेन्स हो गए जो फुल ऑफ पैसेंजर्स होते हैं, दे हैव प्लेड अ मेजर रोल। मतलब चाइना से तो वो उड़ के तो जाने से रहा, somebody has traveled from China to Italy and then it has spread, ठीक है, तो इट हैज प्लेड अ मेजर रोल। लेकिन टूरिस्ट घर पे रह सकते हैं, बिजनेस लोग जूम से काम कर सकते हैं, ठीक है, वेबएक्स चला के जूम करके हम काम कर सकते हैं। लेकिन जो गोस्ट शिप या जो ह्यूमनलेस ट्रेन्स हैं वो ग्लोबल इकोनॉमी को मूव कर सकती है। ट्रेन के अंदर आप ऑटोमेटेड या फिर मिनिमम पीपल के साथ में अपने मटेरियल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, यू डोंट नीड द ह्यूमन कॉन्टेक्ट। 1918 में ह्यूमैनिटी इनहैबिटेटेड ओनली द फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, जहां पे जो डेडली वायरस है उसने पूरे वर्ल्ड को जब अपने चक्कर में ले लिया था, ह्यूमैनिटी के पास कोई जगह नहीं थी बचने के लिए, तब सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड चलता था। और फिजिकल वर्ल्ड से मेरा क्या मतलब है, व्हेन यू एंड मी इंटरैक्टिंग फेस टू फेस, ठीक है, ये जो आज हम कम्युनिकेट कर रहे हैं ना इसके थ्रू, ये कम्युनिकेशन नहीं होता 1918 के अंदर। लेकिन आज हम 2 वर्ल्ड में जी रहे हैं, रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड। रियल इज फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है, जो हम ऑफिस जाते हैं, जो हम घर पे रहते हैं, दैट इज योर फिजिकल वर्ल्ड। वर्चुअल इज जो इंटरनेट हमको प्रोवाइड करता है। तो कोरोना हालांकि फिजिकल वर्ल्ड में सर्कुलेट हो गया है, लेकिन लोग क्या हुआ कि फिजिकल वर्ल्ड सेफ नहीं है तो हम वर्चुअल वर्ल्ड में आ जाएंगे, तो दे शिफ्टेड देयर लाइव्स टू द वर्चुअल वर्ल्ड जहां पे वायरस आ नहीं सकता।
तो ह्यूमन आर स्टिल फिजिकल बीइंग, ठीक है, और हर चीज डिजिटलाइज नहीं हो सकती है, दिस इज वेरी ट्रू। एंड कोविड ने ये चीज बहुत हाईलाइट कर दी है कि जो क्रूशियल रोल होता है ना, जो हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं, जैसे हमारे सफाई करने वाले का रोल हो गया, हमारे नर्सेस का रोल हो गया है, ट्रक ड्राइवर का, कैशियर का, जो डिलीवरी पीपल आते हैं, जो स्विगी के डिलीवरी पीपल आते हैं, हम मानते ही नहीं थे, हमको लगता था लो पेड प्रोफेशनल्स हैं, उनके कभी इंपॉर्टेंस को ध्यान ही नहीं दिया गया था। लेकिन कोविड ने ये चीज सिखा दी है कि मेंटेन टू these low paid professionals, they have played with their life to maintain the human civilizations, ठीक है, this is very very true। and it is often said that every civilization is just 3 meal away from the barbarism, ठीक है। तो ये जो we are so thankful for the Zomato and the Swiggy people and all the food delivery people also, जिन्होंने हमको survive करने दिया, for the people like me who cannot cook very nicely each day, तो उन्होंने हमको survive करने दिया। तो in 2020 the delivery people were on thin red line where they were holding the civilization together, and that they have become a very very important lifeline to the physical world। हम virtual world में survive कर रहे थे, लेकिन completely हम virtual में नहीं जा सकते, so physical world में हमारा survival in हीरोज के थ्रू ही सर्वाइव हो पाया है। और इसमें मोस्ट क्रूशियल फैक्टर आता है इंटरनेट का। ह्यूमैनिटी ऑटोमेट हो गई, डिजिटलाइज हो गई, इसकी सारी एक्टिविटीज जो है ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है, तो इसने हमको नए डेंजर के साथ भी एक्सपोज कर दिया है, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल हैं कोविड में, तो वो है कि भाई इंटरनेट नहीं टूटा, इंटरनेट चलता रहा। नहीं तो जो लॉकडाउन का 3 महीने का पीरियड था जिसमें सब नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन देख रहे थे, तो वो बड़ा टिपिकल हो जाता ना। सडनली जैसे ही, आज ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि सडनली जैसे ही लॉकडाउन लगा, जो ट्रैफिक है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ठीक है। मैं ट्रैफिक जैम, रोड पे ट्रैफिक जैम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इंटरनेट ट्रैफिक जैम की बात कर रही हूँ। एंड लकीली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो समहाउ इट सर्वाइव्ड। पहले हर लोग इतना ज्यादा हेवी डेटा यूज नहीं कर रहे थे, हर नहीं यूज कर रहा था, बट देन व्हाट हैपेंड, इट शिफ्टेड फ्रॉम द ऑफिसेज टू द रेजिडेंशियल थिंग्स। सारे स्कूल्स, ऑफिसेज, चर्च, सब कुछ, इवन मंदिर में आजकल घंटी भी आप ऑनलाइन बजा दो, ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट ने हमारी बहुत हेल्प करी। वी हार्डली स्टॉप टू थिंक अबाउट दिस, लेकिन हमको सोचना चाहिए कि आफ्टर 2020 जब when know that life can go on without an entire country in the physical lockdown, 1 साल से हम लॉकडाउन में देश को चला रहे हैं, इकोनॉमी थोड़ी डाउन हो गई है, लेकिन नाउ क्यों फिजिकल वर्ल्ड में हमारी इतनी प्रेजेंस नहीं थी, बट फिर भी इकोनॉमी चली, कंट्री चली, हम चले, हमारी सैलरी आ रही थी। क्यों आ रही थी? क्योंकि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रैश हो जाता, देन व्हाट। सो द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने हमको बहुत ही रेजिलियंट बना दिया है इन द फेस ऑफ ऑर्गेनिक वायरस, एंड इट हैज ऑल्सो मेड अस वेरी वनरेबल टू द मालवेयर एंड द साइबर वॉरफेयर। सो लोग जनरली पूछते हैं कि कोविड के बाद क्या अब फिर से ऐसी पेंडेमिक आएगी क्या? क्वेश्चन ये पूछना चाहिए कि अगर हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक हो गया तब इकोनॉमी की क्या हालत होगी। कोविड ने इकोनॉमी को नहीं रुकने दिया, लेकिन अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया तो इकोनॉमी कैसे रन करेगी? आप वर्क फ्रॉम होम कैसे करोगे? इवन सारे ऑफिसेज इंटरनेट पे वर्क करते हैं, सारा कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू होता है। सो दिस इज द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन, व्हाट इफ द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, ठीक है। सो क्या काउंट क्या होता है? कोविड ने एक चीज तो बता दी कि हर चीज की एक लिमिटेशन है, ठीक है। इवन मोर इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ अवर साइंटिफिक एंड द टेक्नोलॉजिकल पावर ऑल्सो। साइंस ना पॉलिटिक्स को रिप्लेस नहीं कर सकती। साइंस चलती है, आपने क्या रिसर्च करा है उस पर, फैक्ट के बेसिस पे। पॉलिटिक्स चलती है इमोशंस के बेसिस पे। और जब हम ये डिसाइड करते हैं कि वी डिसाइड ऑन द पॉलिसी, हम बहुत सारी चीज़ों को अकाउंट में लेते हैं। इंटरेस्ट क्या है, पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका वैल्यू क्या है। और ऐसा कोई साइंटिफिक वे नहीं है जिसके थ्रू आप इन सब चीज़ों को डिटरमाइन कर सको क्या। तो देर इज नो साइंटिफिक वे टू डिसाइड कि हम क्या करना चाहिए। बहुत ही सब्जेक्टिव डिसीजन हो जाता है ये। मुझे कोई चीज सही लगती है और आपको वो चीज गलत लगती होगी ना, तो ये कोई देर इज नो पर्टिकुलर मेथड टू से कि ये सही है या ये गलत है। जैसे लॉकडाउन के लिए किसी उनको सही लगा लेकिन कुछ लोगों को नहीं सही लगा। जैसे कि क्वेश्चन होता है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लिसन टू दिस। हाँ, जैसे वेदर डिसाइडिंग कि हमको लॉकडाउन इम्पोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये सफिशिएंट नहीं है पूछना। दिस इज नॉट द क्वेश्चन कि हम लॉकडाउन इम्पोज करें या ना करें, या फिर ये पूछना कि हाउ मेनी पीपल विल फॉल सिक विद कोविड-19 इफ यू डोंट इम्पोज द लॉकडाउन। ये क्वेश्चन पूछा है कि अरे यार लॉकडाउन नहीं लाए तो इतने लोग मर जाएंगे, इतना बीमारी फैल जाएगा, इतने लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे। हमको ये पूछना चाहिए कि जो लोग इस लॉकडाउन से जो डिप्रेशन एक्सपीरियंस करेंगे, जिन लोगों की जो नौकरी चली जाएगी, जो लोग, जो छोटे बच्चे जो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाएंगे, जो अपनी स्कूल मिस करेंगे, जो अपनी नौकरी खो देंगे, जो इस
जो अपने स्पाउस के थ्रू या तो उन पे फिजिकल अब्यूज होगा, इमोशनल अब्यूज होगा, या जो मर्डर कर दिए जाएंगे, उनके बारे में कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा? क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है कि हमको कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहिए, विच इज द राइट क्वेश्चन टू आस्क बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कौन सा क्वेश्चन पूछ के डिसीजन लेगी? कोई साइंटिफिक मेथड इसका है नहीं। इवन दो हमारा सारा डेटा एक्यूरेट रिलायबल हो सकता है, फिर भी हम पूछते हैं कि क्या काउंट करें, आपको क्या काउंट करना है, और कौन डिसाइड करेगा कि क्या काउंट करना है? कैसे इवेल्युएट करेंगे हम ये नंबर एक दूसरे के अगेंस्ट में? क्या आप ये इवेल्युएट करोगे कि कितने लोगों की नौकरी खो गई है अगर लॉकडाउन चला गया है? तो क्या आप ये करोगे कि कितने बच्चों का चाइल्डहुड खो गया होगा? या फिर आप ये देखोगे कि कितने जो बूढ़े पेरेंट्स हैं जो कहीं पे अकेले स्टक हो गए होंगे, तो उनका किसने ध्यान रखा होगा? सो दिस इज अ पॉलिटिकल डिसीजन विच वाज टेकन, इट वाज नॉट अ साइंटिफिक टास्क, इट इज द पॉलिटिशियन। उसको बैलेंस करना होगा, चाहे वो मेडिकल, इकोनॉमिक या सोशल कंसिडरेशन हो, एंड ही हैज टू कम अप विद अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ऑल्सो। सिमिलरली इंजीनियर्स को एक ऐसा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करना होगा जो लॉकडाउन में फंक्शन कर सके, नया सर्विलेंस टूल जो हमको ये चेन ऑफ इन्फेक्शन को ब्रेक कर सके। देखो डेवलप्ड कंट्रीज में जैसे साउथ कोरिया ने झट से 1% इन्फेक्टेड पाया गया, उसका सारा ट्रेस करके उसको डाल दिया, जो भी उसके कांटेक्ट में आया था उनको क्वारंटीन कर दिया। बट नॉट एवरीबडी वाज प्रिविलेज्ड टू हैव दिस टेक्नोलॉजी ना। तो यहाँ पे हमको नई ऐसी टेक्नोलॉजी जो इजी टू यूज है, इजी टू यूज बाय एवरीवन है, उसको यूज करना पड़ेगा। बट डिजिटलाइजेशन एंड सर्विलेंस जो है ये हमारी, जैसे मैंने आपको बोला और आपके दिमाग में भी एक क्वेश्चन आया गया कि ये हमारी प्राइवेसी के साथ जेप्टरडाइज कर रही है, प्राइवेसी के साथ इंटरफेरेंस कर रही है। क्यों किसी को जानना है कि एक्स अपनी, ये जो एक्स पर्सन है, XYZ जो भी है, ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से, एक्स बॉयफ्रेंड से मिलके आया है, मिलके आई है, क्यों जानना है आपको? उसकी प्राइवेसी थी ना ये। तो दिस विल ओपन the way for the emergence of unprecedented totalitarian regime also। इसको कोई ब्लैकमेल भी तो कर सकता है। somebody is using its private information also। in 2020 में जो मास सर्वेलेंस है ना, इट बिकेम वेरी लेजिटिमेट और बहुत कॉमन हो गया है कि आपका गूगल डेटा यूज करा जा रहा है, आपका GPS डेटा यूज करा जा रहा है। फाइंडिंग द पेंडेमिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रेस करने के लिए यूज करना है, कोई नहीं बोल रहा कि आप मत करो, इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर अदर पीपल्स लाइफ ऑल्सो। लेकिन इज इट वर्थ डिस्ट्रॉइंग आवर फ्रीडम इन द प्रोसेस? कि आप मुझे ट्रेस कर रहे हो कि मैं कहाँ कहाँ गई हूँ। तो ये पॉलिटिशियंस का जॉब है, इंजीनियर्स का जॉब नहीं है एक ऐसा तरीका फाइंड करना कि आप मेरी सर्वेलेंस भी करो, और ये जो आप ये जो एक नाइटमेयर लेके आ रहे हो, व्हेन यू आर इंट्रूडिंग इनटू माय प्राइवेसी, इन दोनों के बीच में बैलेंस लेके आओ। और ये 3 बेसिक रूल के थ्रू आप ये जो डिजिटल डिक्टेटरशिप है, इससे आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। डिजिटल डिक्टेटरशिप बड़ा अच्छा वर्ड है यहाँ पे, ठीक है। डिजिटल डेटा सब कुछ फोन में है, आपने क्या शॉपिंग करी, आपने कौन सी साइट विजिट करी, आपने कौन सी साइट पे कितना टाइम दिया, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। तो ये जो डिजिटल डेटा है और इसको यूज करके कोई भी गवर्नमेंट अगर मिसयूज करती है उसको, तो दैट इज डिजिटल डिक्टेटरशिप। तो इसको 3 तरीके बताएं। पहला है कि जब भी आप लोगों का डेटा कलेक्ट करें, स्पेशली और व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड देयर बॉडीज, वो डेटा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, रेदर देन वो आप किसी को परचेज कर दो, मैनिपुलेट कर दो, कोई उसको कंट्रोल करे या आपको हार्म करने की कोशिश करे। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। मान लो कि मैं एक बार डायबिटीज के टेस्ट के लिए कहीं पे गई और मुझे डायबिटीज हो गया। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट हैव, फॉर एग्जाम्पल मुझे डायबिटीज हो गया। नाउ दैट डेटा हैज टू बी प्रोटेक्टेड। मेरे पास क्यों बार बार मैसेज आ रहे हैं कि आप ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, हमको दिखा लो, इसको दिखा लो? उनको कैसे पता कि मुझे डायबिटीज है? हाउ डू दे नो? दिस इज माई प्राइवेट इंफॉर्मेशन। तो जब आप लोगों की हेल्थ पे डेटा कलेक्ट करते हो, यू प्रोटेक्ट दैट डेटा रेदर देन मैनिपुलेटिंग, सेलिंग, कंट्रोलिंग एंड हार्मिंग देम। सेकेंड है सर्विलेंस मस्ट ऑलवेज गो बोथ वेज। सर्विलेंस ना सिर्फ टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, अगर टॉप टू बॉटम हुई है तो ये डिक्टेटरशिप का रोड है। क्यों? क्योंकि जो हायर हिरार्की पे जो बैठा है उसके पास सारा कंट्रोल है। सो जब भी आप बात करते हो कि इंडिविजुअल पे सर्विलेंस को इंक्रीज करना है, आपको साइमल्टेनियसली जो गवर्नमेंट या बिग कॉर्पोरेशंस होते हैं ना, उन पे भी सर्विलेंस इंक्रीज करो। इंडिविजुअल पे क्यों, आम जनता पे क्यों, सरकार पे या जो बिग कॉर्पोरेशन है उन पे भी करो। फॉर एग्जाम्पल द प्रेजेंट क्राइसिस गवर्नमेंट, दे आर डिस्ट्रीब्यूटिंग इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, तो इसको ट्रांसपेरेंट करो। कहाँ आपने फंड एलोकेट करा, कहाँ से फंड आया, कहाँ कितना पैसा गया, हर एक पैसे का जवाब होना चाहिए सरकार के पास। दैट इज द ट्रांसपेरेंसी, दैट इज द सर्विलेंस। वी आर सेइंग कि बोथ वे सर्विलेंस होना चाहिए। थर्ड है नेवर अलाउ टू मच डेटा टू बी कॉन्सेंट्रेटेड इन एनी वन प्लेस। बहुत ज्यादा डेटा किसी एक जगह पे मत करो। अगर उस एक जगह पे आपने उसको सेव करके रखा है, प्रोटेक्ट करके रखा है, और अगर वो जगह ब्रीच हो गई,
पेंडेमिक ओवर नहीं है, पेंडेमिक बढ़ जाएगी। सो डेटा मोनोपोली जो होती है ना, कि किसी एक कंपनी के पास या किसी एक गवर्नमेंट के पास या किसी एक पर्सन के पास में जो डेटा सेव है, जो डेटा मोनोपोली है, इट इज द रेसिपी फॉर डिक्टेटरशिप। सो अगर हम लोगों का बायोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे आपका ब्लड सैंपल कलेक्ट हुआ है, ठीक है, आपका सैंपल कलेक्ट हुआ है, आपका फिंगरप्रिंट कलेक्ट हुआ है, ये आपका बायोमेट्रिक डेटा है। अगर इस बायोमेट्रिक डेटा को अगर एक इंडिपेंडेंट हेल्दी अथॉरिटी के द्वारा करा जाए रेदर देन द पुलिस, एक ऐसी अथॉरिटी जो पॉलिटिक्स से दूर है, ऐसी अथॉरिटी जो अपना डिसीजन साइंटिफिक वे से लेती है, जिसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी है। सो ऐसे रिजल्टिंग डेटा को बाकी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और बिग कॉर्पोरेशंस का डेटा है उससे दूर रखना चाहिए, ताकि हमको ये इंश्योर करना है कि इनएफिशिएंसी ना हो, किसी भी मामले में किसी भी तरह का बग क्रिएट ना हो। तो यही हमको करना है कि हमको जो डिजिटल डिक्टेटरशिप है इसको दूर करना है। तो इसमें पॉलिटिशियंस का क्या रोल है? देखो, अनप्रेसिडेंट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सक्सेस अगर हम 2020 की बात करें तो हमने बोला कि 1 साल के अंदर वैक्सीन आ गई है, हमने वैक्सीनेशन स्टार्ट भी कर दिया है, लेकिन ये जो एपिडेमिक थी फ्रॉम ए नेचुरल क्लाइमेटी टू पॉलिटिकल डिलेमा टर्न हो गई थी। ठीक है, जब ब्लैक डेथ आई थी, मिलियंस ऑफ लोग मर गए थे, तो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं करा था उनके राजा से या एम्परर से कि वो कुछ करेंगे क्या। क्यों? क्योंकि वो अकाउंटेबल नहीं थे, राइट। सो व्हेन थर्ड ऑफ द इंग्लिश पीपल, 1/3 ऑफ द इंग्लिश पीपल, जब फर्स्ट वेव ऑफ ब्लैक डेथ आई थी, जब वो मर गए थे, जब उनकी दे डाइड बिकॉज ऑफ द ब्लैक डेथ, किसी ने किंग एडवर्ड 3 को ब्लेम नहीं करा, किसी ने नहीं बोला कि तुम रिजाइन कर दो, ये गवर्नमेंट की गलती है, गवर्नमेंट ने ऐसा करा, क्योंकि इट वॉज बियॉन्ड द पावर ऑफ एनीवन, इसलिए किसी को ब्लेम करना ही नहीं था। लेकिन कोविड-19 को स्टॉप करने के लिए साइंस ने टूल दिया। ठीक है, ह्यूमन काइंड टुडे हैज द साइंटिफिक टूल, हम कर सकते हैं। वियतनाम से ऑस्ट्रेलिया, एवरीवेयर वी हैव प्रूव्ड दैट विदाउट इवन ए वैक्सीन इस पेंडेमिक को कंट्रोल करा जा सकता था, इसको होल्ड करा जा सकता था। लेकिन फिर भी हाई इकोनॉमिक और सोशल प्राइस पे करना पड़ा। हम कर सकते थे इस वायरस को बीट, इसको उसी पर्टिकुलर सिटी में कंट्रोल करा जा सकता था। यूएसए में आज लाखों लोग मरते नहीं अगर पॉलिटिकल डिसीजंस सही लिए जाते। तो साइंटिफिक अचीवमेंट जो है, सिर्फ साइंस कुछ नहीं कर सकती, साइंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल डिसीजंस आते हैं। एंड दैट इज व्हाई ऑन द शोल्डर्स ऑफ पॉलिटिशियंस इट इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो साइंटिफिक अचीवमेंट्स आए हैं उनको फुलफिली, ऑनेस्टली, इफेक्टिवली उनको इम्प्लीमेंट करा जाए। बट अनफॉर्चुनेटली टू मेनी पॉलिटिशियंस हैव फेल्ड टू लिव अप टू दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाहे वो आप यूएसए का प्रेसिडेंट ले लो, चाहे आप ब्राजील का ले लो, दे सेड कि ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है, वैसे ही है, कंस्पिरेसी हो रही है, चाइनीज वायरस है, XYZ, व्हाटएवर नेग्लिजेंस और इररिस्पॉन्सिबिलिटी दीज अथॉरिटीज हैव शोन, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। लेकिन हजारों लाखों लोग प्रिवेंटेबल डेथ के हाथों चले गए, उसको प्रिवेंट करा जा सकता था, बट दे डाइड। यूके के अंदर इनिशियली दे वर मोर प्रोक्यूपाइड विद द ब्रेक्सिट रेदर देन दी कोविड-19। आई जस्ट कम टू द पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं लिखा है मैंने, बट आई कम टू द पार्ट ऑफ इंडिया ऑल्सो। बहुत इफेक्टिवली जैसे ही वायरस चाइना में स्प्रेड हुआ, वी कुड हैव कंट्रोल्ड इट हियर राइट नाउ। ठीक है, जो भी आ रहा है आप उसकी स्कैनिंग करो। अब मतलब कोई स्टेप ऐसा छोड़ो ही मत ना कि जहां से वायरस एंटर हो सके, जितने भी रास्ते उन सब पे स्कैनिंग करो। थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा होगी, टोटली अंडरस्टैंडेबल, लेकिन लोगों की जान भी तो बच जाएगी। ऐसे में चाहे वो ताइवान, न्यूजीलैंड, साइप्रस हो या इजराइल हो, आइलैंडिंग कंट्री है ना, ताइवान तो बिल्कुल आइलैंड है, सो फॉर न्यूजीलैंड, साइप्रस और इजराइल ऑल्सो, इनके क्लोज बॉर्डर्स हैं और आने जाने का एक ही तरीका है। जैसे इजराइल का एग्जांपल ले रही हूँ, इजराइल में आने जाने मेन एंट्री का एक ही गेट है, तो वहां की गवर्नमेंट चाहती तो क्या पेंडेमिक को रोक नहीं सकती थी? उस एक गेट पे आप ब्लॉक कर दो, जो भी लोग आ रहे, एंटर हो रहे, जा रहे, उनकी स्कैनिंग करो। यू कुड हैव स्टॉप्ड इट, लेकिन नहीं करी ना, नेग्लिजेंस करी, लॉकडाउन पॉलिसीज को नेग्लेक्ट करा और फिर क्या नतीजा सबको भुगतना पड़ा। सो देर आर सम कंट्रीज जिन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करा, ह्यूमैनिटी एज अ होल बहुत, वी हैव फेल्ड, मतलब साइंस ने हमको सेव करा, लेकिन फिर भी वी हैव फेल्ड टू डिवाइस ए ग्लोबल प्लान टू डिफीट दी वायरस। लेकिन मॉडर्न कम्युनिकेशन ने इस चीज को पॉसिबल भी कर दिया है कि लोग दूर दूर बैठे आप रियल इमेज लेके आ सकते हो। वुहान में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, आप हर एक काउंट आप देख रहे हो कि इतने लोगों को इन्फेक्शन हो गया, इतने लोग मर गए हैं, चाहे वो हालांकि लेकिन फिर भी कोई even though WHO, the global leadership, the toothless organization now I must say, they did nothing. कोई global leadership नहीं हुई जो ये जो पेंडेमिक फैल रही थी इसको कंट्रोल करने के लिए। टूल्स थे लेकिन पॉलिटिकल विजडम नहीं था। read this line, the tools have been there but
all too often the political wisdom has been missing. Political wisdom, political leadership नहीं थी. And there is a reason कि जो political success या जो scientific success and जो political failure के बीच में जो gap है ना, it has widened. Working under so much stress and uncertainty, scientists throughout the world, they freely share the information. हर एक कोने से अगर किसी को किसी भी तरह की नई इन्फॉर्मेशन मिलती थी, फाइंडिंग मिलती थी, तो वो एक दूसरे के साथ शेयर करते थे. सारी कंट्रीज की जो रिसर्च एंड साइंटिस्ट हैं वो एक साथ में आए, उन्होंने वैक्सीन के लिए काम करा. इसका एक एग्जाम्पल ये है कि डिमॉन्स्ट्रेटेड द एफिशिएंसी ऑफ द लॉकडाउन मेजर्स. जो लॉकडाउन मेजर यूके, चाइना में, यूएस में लिए गए थे, उनमें 9 इंस्टीट्यूशंस एक साथ में आए एंड दे वर्कड टुगेदर. इन कॉन्ट्रास्ट में पॉलिटिक्स में क्या हुआ? What happened? They were अगेंस्ट द वायरस. ठीक है, ग्लोबल प्लान पे तो एग्री करना ही नहीं है, वायरस को कैसे कंट्रोल करना है उस पर एग्री करना ही नहीं है. इवन द 2 लीडिंग सुपर पावर, द यूएसए एंड चाइना, दे केप्ट अक्यूजिंग ईच अदर कि ये हमसे इंफॉर्मेशन छुपा रहा है, ये चाइनीज वायरस है, इसने ऐसा फैलाया है, उसने वैसा फैलाया. वट एवर इट इज, नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सेव द पीपल, राइट. तो ये जो डिसइंफॉर्मेशन या कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की आप बात कर रहे हो, हैज इट स्टॉप द वायरस? हैज इट स्टॉप द वायरस? इट डिड नॉट. So while there has been many instances जहाँ पे कोलैबोरेशन हुआ, जेनरोसिटी हुई, लेकिन कोई एक ऐसा सीरियस अटेम्प्ट नहीं लिया गया जिसमें जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको पूल करा जाएगा, ग्लोबल प्रोडक्शन को स्ट्रीमलाइन करा जाएगा, जितनी भी सप्लाईज है उनका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करा जाएगा. बिकॉज एवरी सिंगल पर्सन ऑन दिस अर्थ हैज द इक्वल राइट टू हैव द इक्वल नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज. उसमें जो वैक्सीन नेशनलिज्म वाला आया है उसने ग्लोबल इनइक्वालिटीज को और ज्यादा इंक्रीज कर दिया है. क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज, जैसे कि मैं डेवलपिंग कंट्रीज की पर्टिकुलरली बात करूँ, तो उनके पास नहीं है, उनके पास करोड़ों रुपए नहीं है, उनके पास अपने लोगों के पेट भरने के लिए पैसे नहीं है, वो वैक्सीन के लिए कहां से देंगे? दे कैन नॉट अफोर्ड टू वैक्सीनेट देयर पॉपुलेशन एंड कंट्रीज आर नॉट डूइंग दैट. सो इट इज वेरी सैड टू सी दैट मेनी हैज फेल्ड टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल लॉजिक ऑफ द पेंडेमिक कि जब तक, क्या लगता है ना कि हमने अपनी कंट्री के लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है तो अब हमको क्या मतलब है? गलत है, बिल्कुल गलत है. जब तक कहीं पे भी पूरे ग्लोब में वायरस रहा, कोई भी कंट्री कभी सेफ नहीं रहेगी. बहुत ही सिंपल है. एज लॉन्ग एज द वायरस कंटिन्यूज टू स्प्रेड एनीवेयर, नो कंट्री कैन ट्रूली फील सेफ. सो सपोज इजराइल और यूके ने सक्सीड कर दिया कि हमने अपने बॉर्डर में से वायरस निकाल दिया है. सो कैन यू रियली लॉक डाउन योर पीपल? कैन यू रियली स्टॉप एंटरिंग पीपल इनटू योर कंट्री? यू कैन नॉट डू दैट. तो क्या लेसन लर्न करें हमने? सबसे पहले तो हमको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ गार्ड करना पड़ेगा. पेंडेमिक हो चाहे ना हो, हमारे सर्वाइवल का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर वो नहीं रहा तो डिजास्टर हो जाएगा. सेकेंड, एवरी कंट्री शुड स्पेंड मोर इन द पब्लिक हेल्थ सिस्टम. सारे के सारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम फेल हो गए थे, लोग जमीन पे थे, लोगों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही थी. सो दिस इज सेल्फ एविडेंट. एंड पॉलिटिशियंस इन द वाटर, दे समटाइम वी वेरी सिंपली इग्नोर द मोस्ट ऑब्वियस लेसन्स. लेकिन बात बिल्कुल सिंपल समझने की है. चाहे पब्लिक हेल्थ सिस्टम जो इतना वीक है हमारा, या जिस पॉपुलेशन को देखते हुए जितने कम हॉस्पिटल्स हैं हमारे, वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, वी नीड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेज ऑल्सो. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू स्टैब्लिश अ पावरफुल ग्लोबल सिस्टम जो मॉनिटर करेगा और ऐसे पेंडेमिक को प्रिवेंट करेगा. देखो यार, ऐसा तो नहीं है ना कि आज पेंडेमिक आ गई है तो कल नहीं आएगी. ठीक है, इट विल कीप कमिंग, इट विल बी कमिंग. सो ह्यूमन और पैथोजन के बीच में ओल्ड एज वॉर है, दे विल कम. और जो फ्रंट लाइन पासेस थ्रू द बॉडी ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग. सो अगर ये लाइन ब्रीच हो गई है ना, एक ह्यूमन को इम्पैक्ट करेगा, वो एक साथ में 100, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 1 मिलियन लोगों को नहीं करेगा. ठीक है, एक लोग को करेगा. तो वो जो एक बार एक लाइन ब्रीच हो गई है, उसके बाद में सब डेंजर में आ जाएंगे. सेम फॉर कोरोना वायरस. ग्लोबल एंटीप्लेक सिस्टम जो है, इसके स्केलेटन को हमको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या इसके जैसे कोई भी एक इंस्टीट्यूशन उसको एक साथ में आना पड़ेगा ताकि हम एक ग्लोबल एंटीप्लेक सिस्टम को लेके आ सकें. बजट सपोर्ट करना पड़ेगा. दिस सिस्टम आर मिराज, इट हैज नो पॉलिटिकल टीथ. किसकी बात कर रहे हैं हम? WHO की बात कर रहे हैं हम. आई एम सॉरी WHO, बट एवरीबडी इज अगेंस्ट यू राइट नाउ. एंड वी नीड टू गिव दिस सिस्टम मोर पॉलिटिकल क्लाउड. उनको थोड़ा ग्लोबल लीडरशिप देना पड़ेगा, थोड़े टीथ देने पड़ेंगे, सो दे कैन रॉर एंड दे कैन एक्चुअली मेक कंट्रीज लिसन टू देम. और हमको एक इंडिपेंडेंट ग्लोबल हेल्थ अथॉरिटी भी बनाने की जरूरत है, जहाँ पे मेडिकल डेटा को कंपाइल करा जाए, जो पोटेंशियल हजार्ड्स है उनको मॉनिटर करा जाए, अलार्म रेज करा जाए. जैसे वुहान के अंदर हुआ तो उसको रेज करो, अलार्म को, उसको कंट्रोल करो. सारी ग्लोबल लीडरशिप एक साथ में आओ. बट आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ऐसा पहली बार हुआ है. गलत बात है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, हो चुका है. हालांकि अब सबको पता अब चला है कि इसको कंट्रोल भी करा जा सकता है.
रिसर्च एंड डेवलपमेंट को डायरेक्ट करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि कोविड-19 जो है इट इज अ बिगिनिंग ऑफ अ वेव ऑफ न्यू पेंडेमिक। देखो यार, लेसन्स अगर मिल गए हमको, है ना, तो जो लेसन्स हमने सीखे हैं अगर उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो जो कोविड-19 या आगे अगर इस तरह की कोई भी पेंडेमिक होती है तो वो इतनी इम्पैक्टफुल नहीं होगी। ह्यूमन काइंड टोटली प्रिवेंट नहीं कर सकते हो आप। बैट खाना, स्नेक खाना, वेल खाना, व्हाटएवर खाना आप स्टॉप कर दो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से पैथोजन आ ही जाएगा। इट विल कम टू यू। इट इज अ वेरी नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट हैज बीन गोइंग फ्रॉम द बिलियंस ऑफ ईयर्स, और ये फ्यूचर में भी होगा। लेकिन हमारे पास एडवांटेज क्या है? आज हमारे पास टेक्नोलॉजी, आज हमारे पास साइंस है, वी हैव द नॉलेज, वी हैव द टूल, जिसके थ्रू हम ऐसी पेंडेमिक को पूरे अराउंड द वर्ल्ड, हम एक नए पैथोजन को पेंडेमिक में कन्वर्ट होने में, देखो लाइन कितनी सुंदर है, टू प्रिवेंट अ न्यू पैथोजन फ्रॉम स्प्रेडिंग एंड बिकमिंग ए पेंडेमिक। एक नया पैथोजन, एक नया वायरस आया है, इसको पेंडेमिक अराउंड द ग्लोब, इसको फैलने से हम रोक सकते हैं, बिकॉज नाउ वी हैव द नॉलेज, टूल एंड इन्फॉर्मेशन। सो कोविड-19 नॉर्दलेस इट कंटिन्यूज टू स्प्रेड इन 2021, अभी भी स्प्रेड हो रहा है, मिलियंस ऑफ पीपल मर रहे हैं, और प्रोबेबली 2030 में एक और डेडली पेंडेमिक आ सकती है। यू नेवर नो। एंड दिस विल बी नीदर अनकंट्रोलेबल नेचुरल क्लाइमेट और ए पनिशमेंट फ्रॉम द गॉड। क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है, नॉलेज है, हमको पता है क्यों आ रहा है। लेकिन इफ इट विल बी अ ह्यूमन फेलियर, and I repeat it more precisely, a political failure. It will be a political failure अगर अगली बार आई कोई भी ऐसे पैथोजन अगर वो पेंडेमिक में क्रिएट होता है तो that has to be a political failure only. So this was it. I know थोड़ा सा लंबा हो गया, but I hope कि आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो मेरे पास अभी आपके लिए कोई क्वेश्चन तो ऐसा है नहीं, बट आपको कैसा लगा ये वीडियो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, and I'll see you guys in the next video. Till then, be happy. Jai Hind.